प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और फर्म्स क्या होते हैं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ये लोग वेज लेबर्स, कैपिटल, लैंड प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट के लिए। स्टेट क्या करता है? स्टेट लॉ को इन्फोर्स करता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दे रन स्कूल, दे डिलीवर पब्लिक सर्विस, दे ऑल्सो अंडरटेक द प्रोडक्शन एंड टैक्सेशन। हाउस होल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो हम जैसे लोग होते हैं। ये लोग अपने वही वेजेस, सैलरीज और प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। मैं देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझाता हूँ। हमारे पास व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये लोग बदले में क्या देते हैं? लैंड गिव्स यू रेंट, लेबर गिव्स यू, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, कैपिटल इज इंटरेस्ट एंड द एंटरप्राइज अर्न्स द प्रॉफिट। ये सारा का सारा हाँ। पैसा हाउस होल्ड के पास जाता है और यही हाउस होल्ड अपना खर्च करता है और यहीं से पैसा बनता है। पैसों से ही पैसा बनता है, इस बात का ध्यान रखना। हम्म। जब सरकार पैसा डालती है, गवर्नमेंट, और वही फर्म्स के पास पहुंचता है और वहीं से वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और हाउस होल्ड सेक्टर बनता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन में चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, तूने अभी एक लैपटॉप लिया, ये तेरे फाइनल कंजम्पशन के लिए। पर इमेजिन अगर यही तेरी लैपटॉप की दुकान है तो ये तेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन एंड दे डू नॉट अंडरगो द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फूड हो गया, टी लीव्स हो गए, क्लोथिंग हो गए। फाइनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं, जो फाइनल गुड्स की तरह कंज्यूम करे जाते हैं। और हमारे पास कैपिटल गुड्स कौन से हो गए? दैट ड्यूरेबल गुड्स विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे मशीन्स हो गए, मशीन्स भी हमारे फाइनल गुड्स में ही आती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एज इनपुट्स। दे आर नॉट कंसिडर्ड फाइनल गुड्स एंड दे डू नॉट एंटर द कंजम्पशन। एग्जाम्पल्स हैं स्टील शीट्स, कॉपर, ये सारी की सारी इसमें ही आता है। उसके बाद मनी। मनी इज ऑल्सो यूज एज अ कॉमन मेजरिंग रॉड टू क्वांटिफाई द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी आपके एग्रीगेशन के लिए, मनी आपकी डिफरेंट वैल्यू के लिए, मनी आपकी क्वांटिटेटिव मेजर के लिए, ये सारे काम करता है। ठीक है, एक बार यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम पढ़ लीजिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? स्टॉक हमारे पास एसेट्स होते हैं विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और हमारे पास फ्लो क्या होते हैं? विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है, और जो फ्लो जो है वो एक चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे एक पॉट है, जब आप एक जगह पे जाते हैं पॉटी करने, तो आपके पास जो पॉट में पानी पड़ा हुआ है दैट इज योर स्टॉक, एंड जो पानी यूज हुआ है बार बार दैट इज नोन एज फ्लो। इसी तरीके से जो मेरे पास जीडीपी है, इट इज अ फ्लो, ये चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बट व्हेन यू मेजर अ नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ, सॉरी नेशनल वेल्थ उसको बोलते हैं, दैट इज अ स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या ये बात समझ में आई चैतन्य भाई? हाँ हाँ हाँ। ये नेक्स्ट तो होता है, पहले चैप्टर में। हाँ, what is gross investment then? Gross investment is your capital goods and infrastructure like machinery, buildings, roads, bridges. ये आपकी इकोनॉमी का जो फाइनल हम आउटपुट बनाते हैं, बट इट, यहाँ पे लिख लेना एक बात, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। अब एक चीज और आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका टोटल वो हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कैपिटल स्टॉक डेप्रिसिएशन के बाद जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन अच्छा अच्छा। होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज बेसिकली ड्यू टू वियर एंड टीयर, आपके कैपिटल गुड्स नीचे गए, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। वो क्या वेयर एंड टेयर, जैसे एग्जांपल क्या होगा? वियर एंड टीयर हो गया भाई, जैसे तूने बाइक खरीदी आज, 2 साल के बाद हाँ। बेचेगा तो सेम प्राइस रहेगा? नहीं, वो कम हो जाएगा, नहीं। क्योंकि वो वियर एंड टीयर की वजह से हुआ है। आपने यूज करा अच्छा उस प्रोडक्ट को बढ़िया से, या अच्छा आपकी अच्छा। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। हाँ हर साल नई गाड़ी आ जाती है, नई क्रेटा के मॉडल आ जाते हैं, नई किया सेल्टॉस के मॉडल आ जाते हैं, नई अर्बन क्रूजर के मॉडल आ जाते हैं, तो डेप्रिशिएट होगी ना पिछले वाली वैल्यू। हाँ हाँ। अब आपके पास आता है कंजम्पशन। इकोनॉमीज आपके पास ट्रेड ऑफ की तरफ काम करता है बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, एंड आपके कैपिटल गुड्स ही है जो आपके हायर फ्यूचर प्रोडक्शन में लेकर चलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन होगी जो हमने खाना खाया, और इन्वेस्टमेंट होगी जो फर्म करती है, किसके लिए? आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कंजम्पशन जो फाइनल आउटपुट से होता है, और इन्वेस्टमेंट जो हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह आगे बढ़ते हैं। ओके ब्रो, आगे
प्रोडक्शन और कंजम्पशन में क्या क्या फर्क होता है? हमारे पास प्रोडक्शन और कंजम्पशन में ये फर्क होता है कि जो प्रोडक्शन है ये आपके फैक्टर इनकम की तरह काम करता है। ये आपके परचेजिंग पावर को प्रोड्यूस करता है। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये आपके प्रोडक्शन के साथ इनकम को जनरेट करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बताना सर। प्रोडक्शन हो गए जो आपके फैक्टर पेमेंट की तरह काम करता है, और कैपिटल गुड्स हो गए जो आपके लिए फर्दर प्रोडक्शन में और जनरेटिंग इनकम्स में चलती है। ठीक है भाई जी। हाँ ठीक है सर, हाँ हाँ। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मैंने आपको बताया ना, चार चीजें होती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लैंड है ये आपको क्या देता है? रेंट। लेबर आपको क्या देती है? वेजेस। कैपिटल आपको इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ पर हाउस होल्ड अपनी इनकम लेती है फर्म से फॉर देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, प्लीज इसको बना लीजिए। हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड करता है। एंड यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये टू सेक्टर इकोनॉमी की है, सिंपल इकोनॉमी। डन चैतन्य भाई? नहीं, एक एक मिनट। ये फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विस कौन सी होगी? फैक्टर पेमेंट वो हो गई सर जो बदले में जो हाउस होल्ड्स के पास हम लोग भेज रहे हैं ना, रेंट हो गया, वेजेस हो गया। अच्छा और फैक्टर सर्विसेज वो हो गई जो हमें हाउस होल्ड हमें बदले में सर्विस दे रही है, उसके बदले में हमसे पेमेंट ले रही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही। ठीक है। वही जो हो सर्विसेज गया। मिली होगी ना, कि लैंड दे हम्म। दिया, लेबर दे दिया, और बदले में हाँ लैंड हाँ से हाँ। क्या मिला? रेंट मिला। लेबर से वेजेस। नीचे सर्विसेज में हो गई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी फोर फैक्टर्स ऑफ हाँ प्रोडक्शन। हाँ हाँ, तो उनसे अपना अपना काम है। यस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। पहला फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में हम लोग ना फर्म्स के ना सारे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए: जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी इज हाउस होल्ड कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम इज टोटल एक्सपोर्ट्स। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इस क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है जो हमारे पास ये हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट।
एंड द लास्ट इज योर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी नेट एक्सपोर्ट्स। समझे चैतन्य? हाँ जी, हाँ जी सर। अब इसके बाद आता है आपके पास प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस टोटल प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख लीजिए। टोटल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? परचेजेस। लिख लिया भाई? हाँ सर, ये मैं नोट कर लूंगा। ठीक है। तो ये देख, मेरे पास यहाँ से क्या निकलता है? जीवीएमपी। जीवीएमपी इज ऑलवेज इक्वल टू जीडीपीएमपी, ये भी लिख लीजिए प्लीज। प्रोडक्ट मेथड आपके पूरे के पूरे एनुअल वैल्यू को, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो जो आप प्रोड्यूस करते हो, इन सारी चीजों को लेकर चलता है। ये आपको बताता है कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने प्रोड्यूस करे हैं 100 रुपए का सामान, और बेकर्स ने भेजा है उसको 50 रुपए में, और टोटल जो वैल्यू यूज करी है प्रोड्यूस करने में। एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोल। हाँ। क्या? ओके बढ़िया। चलो बढ़िया। ठीक है। ठीक। सो जो ये टर्म है, ये आपके अलग अलग कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड आपके नेट कंट्रीब्यूशन के बारे में लेकर चलता है। ठीक है जी। आपके पास जितनी भी आपने परचेजेस करी उसको माइनस करना होता है। ये देखो भाई साहब, फार्मर ने 100 रुपए का सामान बनाया, इसका इंटरमीडिएट गुड जीरो है। बेकर ने 200 रुपए का सामान बेचा, जिसमें से 50 रुपए का उसने सामान खरीदा, तो बाकी उसने कितनी की वैल्यू ऐड करी? वैल्यू एडेड इज ऑलवेज इक्वल टू योर प्रॉफिट ऑल्सो माई फ्रेंड। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, जितना ऐड करोगे उतना वो। यस यस यस। नेक्स्ट आ जा। जीवीएमपी से अगर आपको एनवीएमपी निकालना हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार आता है। जीवीएमपी से अगर आपको एनवीएमपी निकालना हो, तो भाई जी आपको क्या करना होता है? जीवीएमपी से एनवीएमपी के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी। सर ये लिखना पड़ेगा आपको, आप भूल जाओगे पक्का। हाँ, मैं लिख लूंगा सर। एक चीज और जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी है भाई जी, जब हमने जीवीएमपी निकाला था, दैट इज ऑलवेज ऑल्सो इक्वल टू योर चेंज इन स्टॉक। दैट इज ऑल्सो चेंज इक्वल इन। टू चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज स्टॉक। यस। ठीक है भाई जी। हाँ जी सर। इन्वेंट्री सुन लीजिए। इन्वेंट्री आपके पास क्या होता है? इन्वेंट्री आपके पास एक पर्टिकुलर स्टॉक होते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होता है। ये होता है आपके पास प्रोडक्शन जो आपने पूरे साल में करी,
और जो आपके पास लास्ट में आपके पास माल बचा है, दैट इज नोन एज चेंज इन इन्वेंट्री। लेट अस सपोज द फर्म के पास एक अनसोल्ड स्टॉक है 100, एंड ड्यूरिंग द ईयर इट हैड प्रोड्यूस्ड 1000 ऑफ दिस थिंग्स। तो ये आपके बारे में, ये जो बताता है इन्वेंट्री, ये आपके पास टोटल 300 के बारे में बताता है। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिएगा, चेंज इन स्टॉक होता क्या है? इज इट अ स्टॉक और अ फ्लो? चेंज इन स्टॉक हमेशा फ्लो होता है, क्योंकि चलता रहता है। हमारे पास तीन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। पहली इन्वेस्टमेंट्स होती है मेरी सर जी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द इंक्रीज इन द फर्म इन्वेंट्रीज ओवर द ईयर। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने चीजों को किया है, ये सब आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स में ही आता है। उसके बाद सर आपके पास आती है फिक्स्ड इन्वेंट्रीज। फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए जो आपके पास एक पूरा बिजनेस हुआ। फिर आपके पास आता है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन, इंप्रूवमेंट, ये जो चल रहा है, ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ही चल रहा है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उतना ही हम लोगों का फायदा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। हमारे पास अनप्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कब होता है? जब हमारी सेल्स फॉल होती है, आपके पास बहुत ज्यादा जब चीजें आ जाती हैं, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री का छोटा वर्जन। मैंने आपको अभी बताया था एक्सपेंडिचर मेथड C+I+G+X-M। अब तीसरा आपको लिखना है इनकम मेथड भाई जी। ये भी आपने पढ़ेंगे, ठीक है? इसका लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है चैतन्य? हाँ जी सर। अब ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हमारे पास आता है आपका इनकम मेथड। सी, इसका इसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है, एक चीज और लिख लीजिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड। वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड प्लस नेट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। नेट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है चैतन्य भाई? हाँ जी सर। इसके बाद आपके पास आता है चैतन्य भाई, फर्स्ट को तारीख, डे कौन सा है? फर्स्ट को है जी ट्यूसडे। क्यों, क्या हुआ? दिन मैं कहीं जा रहा हूँ। ओ। नेक्स्ट लिख। और कौन सा है मेरे पास? हाँ, एक चीज और जो लिखनी है, क्या कहते हैं चैतन्य भाई, वो ये लिखनी है। ये आपके जो इनकम मेथड होता है, ये आपके ना सारी की सारी सैलरीज के बारे में बताता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लिख लो, क्या कहते हैं चैतन्य भाई, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। ये सब आपके इनकम मेथड में ही आता है। ठीक है? अब फैक्टर कॉस्ट से पहले पहले तक एक बार ये आप चैतन्य भाई रीड कर लीजिए।
आप भले नींद में हैं पर अब नींद खोल लीजिए। अब कॉफी भी नहीं, कॉफी पी लीजिए। चैतन्य भाई, मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं? मार्केट प्राइस वो होते हैं यार, जो हम लोगों के पास ना फाइनल प्राइसेस होते हैं, मतलब जो जिस पे हम लोग बेचते हैं, इसमें टैक्स वैक्स सब लगाकर होता है। तो मार्केट प्राइस के आगे लिख लीजिए, एनी प्राइस विच इंक्लूड्स टैक्स, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। अब इसके बाद मार्केट प्राइस में आप क्या करते हो? अब अपनी सब्सिडीज वगैरह को माइनस करते हो। आपके पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, गवर्नमेंट वो बताता है कि जीडीपी जो हमारे पास होता है एफसी पे, वो हमारा नॉर्मल जीडीपी नहीं है। हम लोगों ने जीडीपी को या जीवीए को, जीवीए इज ऑल्सो जीडीपी, बेस प्राइस पे लेकर चलते हैं, बट इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मार्केट प्राइस में, क्योंकि हम लोग ना टैक्सेस वगैरह को माइनस करके चलते हैं। तो माइनस वगैरह मतलब करके इसको निकाल कर तभी हमारे पास चीजें होती हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, पहला फॉर्मूला लिख लीजिए। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एफसी क्या होता है? ये आपके बताता है टोटल आउटकम के बारे में, टोटल आउटपुट के बारे में। वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है। और जीवीए जो आपका बेसिक प्राइस होता है, ये आपका कंसेप्ट है जो आपके टोटल आउटपुट के बारे में बताता है, माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बेटे। हाँ जी सर। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। जैसे हमारे पास है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल आउट इनकम आउटपुट जो प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ कंट्री, इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स, अर्न्ड बाय द फॉरेन फैक्टर्स। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला यू कैन राइट। ये क्वेश्चन तेरे पास अभी इसमें आया भी था, समझ रहे? ये जो तेरा पेपर हुआ था अभी, तो मॉक वाला। मॉक वाले में आया था, ये जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई है। अच्छा अच्छा। और एनएनपी क्या होता है? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एक चीज का ध्यान रखियो, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, मैं तेरे को तीन फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और इसके कन्वर्जन में तेरे को अभी सिखा देता हूँ। हम्म। पहला फॉर्मूला होता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा फॉर्मूला जो होता है चैतन्य भाई, NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। एक और लिख लीजिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए चैतन्य भाई, नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC। इसको हम क्या बोलते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने तीसरा फॉर्मूला आता है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। हमेशा टैक्सेस को माइनस करने के बाद ही हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या कोशिश करते हैं चैतन्य भाई, कि हम
अपने यहाँ पर जो भी इनकम निकालेंगे टैक्सेस को एक्सक्लूड करके निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्त? हाँ जी सर। नेक्स्ट लिखिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बढ़िया। हाँ, नेशनल इनकम का फुल फॉर्म क्या होता है? NNP एट FC। अगर आपको NNP एट MP दिया हो तो आप क्या करोगे चैतन्य भाई? N और N तो कॉमन है, सिर्फ MP और FC है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया। MP हाँ से अगर FC जाना हो तो माइनस NIT करते हैं। NIT का हाँ। फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अच्छा। दूसरा, आपको GDP MP दिया हो, सुन रहे हो? हाँ हाँ। एक मिनट मैं पहले हटा दूं, ये समझ में आ गई कि नीचे वाला NP FP वाला? हाँ, ये तो है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में माइनस है, ठीक है? ये हाँ, गलत माइनस लिखा हुआ। है। दूसरा, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला है, आपको NNP एट FC निकालना है। NPFC इज योर नेशनल इनकम, राइट चैतन्य भाई? और आपको हाँ दिया हुआ है GDP MP। अब बताओ कैसे करोगे? ये ग्रॉस है, ये नेट है। अब ग्रॉस से नेट पे जाने पे माइनस डेप्रिसिएशन हाँ। प्लस NFI है माइनस NIT। ये है आपकी कन्वर्जेंस। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई? हाँ जी। वेरी गुड, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपकी पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट एंड एडिंग द ट्रांसफर पेमेंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर आता है आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर्स। ये हमारी होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमें बताता है कि जो मेरे पास इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर बची हुई है, दैट इज नोन एज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम नेट डोमेस्टिक फैक्टर प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस NFIA प्लस करंट ट्रांसफर्स प्लस अदर ट्रांसफर्स। ये सब मिलाकर क्या हो गई आपकी प्राइवेट इनकम। प्लीज चैतन्य भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके पास आएंगे आएंगे आएंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हाउस होल्ड के पास लास्ट में बची है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, ये मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मानी जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है हाँ जी सर। चैतन्य भाई? ये सारी की सारी चीजें, ये फॉर्मूले का पूरा पहाड़, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एक बार इसको रीड कर लीजिए, देन आई मूव अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से बने। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री ने प्रोड्यूस करी ब्रेड 2000 में, मतलब सन 2000 में, ईयर 2000 में इट हैड प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड। प्राइस वाज 10, GDP वाज 1000। 2001 में द सेम कंट्री प्रोड्यूस्ड 110 ब्रेड। नाउ प्राइस इज 15। अब नॉमिनल GDP देखोगे तो यार कितना हो गया, ये देखो। तुम पहले 100 ब्रेड बनाते थे, तो तुमने बोला सर 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए की ब्रेड बनाइए। पर अब क्या हुआ ना, प्राइस बढ़ गया और ब्रेड सिर्फ 10 बनी है। तो तुम्हारा क्या उतना हो गया? अरे भाई क्या गजब की तुम्हारी बनाई है। इसका मतलब तुम्हारी GDP क्या तगड़ी बढ़ रही है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ये क्या हुआ? ये नॉमिनल GDP है जो तुम्हारी बढ़ी है। अब होती है एक रियल GDP। अब रियल GDP में क्या होता है ना, डिफरेंस समझ लो। आप 100 ब्रेड बनाते हो 10 रुपए के, राइट? अब आपने 110 ब्रेड बनाई है, प्राइस वही 100 रुपए, 10 रुपए रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बेस प्राइस वही है। नॉमिनल GDP करंट प्राइस के हिसाब से चलता है, और रियल GDP बेस प्राइस के हिसाब से चलता है। ये बेस प्राइस समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास क्या हुआ, ये देखो, GDP तो बड़ी है पर ज्यादा नहीं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया चैतन्य, विधि? सर एक बार बेयर प्राइस बता दो। बेयर प्राइस नहीं, बेस प्राइस। बेस प्राइस 10 रुपए की बेस ब्रेड बनाई प्राइस। है आपने 2000 में। आपने उसको बेस प्राइस मान लिया, तो आपने कितनी ब्रेड बनाई? 1000 रुपए। आज कौन सा है? 2024, 2001 चल रहा है या 2005 चल रहा है, 2002 चल रहा है। आप 110 ब्रेड बना रहे हो 10 रुपए के हिसाब से।
तो आपकी कितनी ब्रेड बनी, क्योंकि बेस प्राइस हमेशा लेते हैं रियल जीडीपी में। और करंट नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जो करंट ईयर का प्राइस है वो लेते हैं। तो ये देखिए, 100 × 10,000, और आपकी कितनी हो गई, 15 रुपए की ब्रेड हो गई, और 110 ब्रेड बन गई, तो आपकी जीडीपी कितनी हो गई, 1650। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं कि हमेशा जीडीपी को किससे मेजर करो, अपने बेस प्राइस से मेजर करो, करंट प्राइस से नहीं। करंट प्राइस से तो आपकी हमेशा जीडीपी ऊपर ही दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, क्लियर। ठीक। अब आते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट दैट एडजस्ट फॉर द चेंज इन प्राइस। ये सिर्फ और सिर्फ बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से चलता है। एक और फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर आपके एवरेज चेंजेस को देखता है, आपकी सर्विसेज को देखता है। ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी 200। यही आपको मेजर करते हुए चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताओ क्या पीजिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट्स। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर खरीदते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मींस जो भी आपने सामान बनाया, यानी जो आपकी बास्केट जो आपने तैयार करी, अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर इनटू 100। कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर इनटू 100। क्या ये बात समझ में आ गई चैतन्य भाई? हाँ जी कॉस्ट सर। ऑफ बास्केट इन करंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप सिर्फ ब्रेड बना रहे हैं, 100 × 10 यानी 1000, और 110 इंटू 50, मतलब 15, सॉरी 15 रुपए की है, 1650। तो आपका क्या हो जाएगा, सीपीआई 1650 अपॉन 1000 इंटू 100 इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ बास्केट का मतलब लाइक जो कॉस्ट ऑफ हमने बास्केट बनाया है मतलब जो उसका। आपने सामान बनाया मैडम, आपने ब्रेड हाँ बनाई। हाँ। हाँ, तो ब्रेड हो गई उसमें। ठीक है। राइट। नेक्स्ट हो गया आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपके चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर एट होलसेल लेवल पे बात करते हैं। इसमें आप लोग अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में बहुत माहिर है। अगर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब भैया आप इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में फर्क क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर में फर्क क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर आपके नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस के बारे में बताता है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड। सीपीआई इंक्लूड्स प्राइजेस consumed by the representative consumer. Hence, it includes imported goods, but GDP does not include prices of imported goods. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई क्या करता है, आपकी जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइस को इंक्लूड करता है, जीडीपी नहीं करता। और जो गुड्स प्रोड्यूस करें या परचेज करें कंज्यूमर ने, दे डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स। और जीडीपी जो है ये सारे गुड्स को लेते हुए चलता है। क्या ये बात समझ में आ गई चैतन्य विधि? हाँ जी सर। ठीक है। यहां तक एक बार प्लीज रीड करेंगे, फिर जीडीपी एंड वेलफेयर पे चलते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करें, जीडीपी इज अ सोल इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्रीज पीपल। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई जीडीपी मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ओवरऑल वेलबींग। जीडीपी की वजह से ही आपको हमेशा वेलबींग दिखाई देगा। दो इंडिया की जीडीपी इज इंक्रीजिंग, बट इट डजंट मीन दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग रिच। क्यों? क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। हमारे पास नए नए बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अदानी अंबानी आर गेटिंग मोर रिच देन द नॉर्मल पीपल। जीडीपी बढ़ रहा है तो गेंद सिर्फ फ्यू के हाथ में जाती है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में नॉट एक्सपीरियंस। चाइना को ही देख लेना, चाइना में हर कोई अमीर नहीं है। ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ती है तो इंडिया में भी यही सेम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी तो होते हैं हमारे पास, डोमेस्टिक वर्क। हम लोग ये जीडीपी में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को काम नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है, उसके कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसकी भी वैल्यू है। वॉलेंटियर एक्टिविटीज है, बार्टर एक्सचेंज है।
They are directly swapped. Next, externalities. GDP does not consider externalities, which are unintended side effects. For example, a factory may contribute to GDP growth, but if it also pollutes a nearby river causing harm, this harm is not reflected. इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है, जैसे एजुकेशन है, रिसर्च है, ये हमारे इसके साथ ही चलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हमारा जी सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे ग्रेट डिप्रेशन के बाद जॉन कीन्स ने इसकी थ्योरी के बारे में हमें बताया। जॉन कीन्स ने बताया कि हमारे पास हाउस होल्ड्स, फर्म्स, ये अलग अलग सेक्टर होते हैं, और यहीं से ही हमारी सारी की सारी चीजें हैं जो हमें आगे लेकर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सटर्नैलिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है चैतन्य भाई? जी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं। पहला एक एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने आपको जो आज न्यूमेरिकल्स करे हैं, मैं एक बार फिर से आपको विधि आपको बता देता हूँ। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमारे पास चलते हैं। विधि सर पहला। आज आपने न्यूमेरिकल्स कराए हैं? हाँ, अच्छा। बेसिक बेसिक से कराया, मतलब नंबर्स के बिना करवाया, बट ये तेरे वो जो क्वेश्चन आया था ना अभी ये मॉक में, वही हाँ हाँ। के अंदर मैंने करवाया आज। अच्छा। पहला तीन फॉर्मूले लिख लीजिए विधि। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। दूसरा, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFI। MP इज इक्वल टू, MP मीन्स मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। विधि NFI का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है सर। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है सर, मैं एक सेकंड लिख रही लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुमने बिहान की कहानी बताई मम्मी को अपनी? हूँ। हाँ सर, मैंने बताया था इसका भी। हाँ बोली। मम्मी ने तो बोला कि ये पागल है, इनको सीरियस मत ले, छोड़। मतलब इतनी अजीब सी बातें कर रही है बहकी बहकी उसकी मम्मी। तो मैंने बताया था उसको दुख था कि तू उसको छोड़ रही है। उसकी मम्मी को। हाँ, उसका उसके साफ पता लग रहा था उसको बहुत दुख है कि तूने उसको छोड़ा और उसने तुझे नहीं छोड़ा। हाँ बेसिकली उसकी वो तो था ही कि आपने यूज एंड थ्रो, उसके हस्बैंड ने बोला तो था वर्ड। हाँ, तो वो यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग। यूज एंड थ्रो तो हमारे साथ भी होता है, जैसे राज ने किया। हाँ बट आज राज का मैसेज आया है कि हिस्ट्री के मार्क्स बता रहा है अपने। कितने? 22 आए हैं उसके पे, 22? आउट ऑफ 80। तो भाई महीने में 2 दिन आएगा तो फिर और क्या पड़ेगा उससे पहले।